पूजा कन्वर पूछ रही हैं, हाउ टू यूज रेकी फॉर एनी प्लेस लाइक रूम, होम एटसेट्रा। देखिए, जो भी आपका रेकी का रूम है या जहां आप जाते हैं और वहां अगर रेकी करते हैं, तो इससे पहले कि व्यक्ति की रेकी करी जाए, पहले रूम की रेकी करें, ताकि आसपास मौजूद वातावरण के अंदर शुद्धिकरण हो जाए। उस शुद्धिकरण के बाद आप व्यक्ति के ऊपर रेकी करें। आपके पास अगर अपना क्लिनिक है, अपना रूम है, तो उसके अंदर पहले 2-3 तरीके हैं किसी भी रूम को शुद्धिकरण करने के। आप रेगुलरली गूगल का धुआं वगैरह दे सकते हैं। गूगल के अलावा जैसे ऊद बखूर, ये अरेबियन कंट्रीज में मिलता है, इसका धुआं दे सकते हैं। धूप जला सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का दिया जला सकते हैं। अब अगर प्योरली रेकी के माध्यम से करना चाहते हैं तो चोकूरे हर डायरेक्शन में खड़े होके, कितनी डायरेक्शंस होती है हमारी, 8 प्लस एक ऊपर और एक नीचे, यानी 10। तो 10 डायरेक्शंस के अंदर आप चोकूरे बनाएं। एक बार बनाएं, 3 बार बोलें, एक बार बनाएं, 3 बार बोलें, एक बार बनाएं, 3 बार बोलें। इस तरह हर तरफ आप एक पॉजिटिव सराउंडिंग बनाने के बाद फिर आप शुरू करें अपनी रेकी। एक और तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है, उसमें है पहले चोकूरे बनाएं, फिर सेहकी बनाएं, फिर चोकूरे बनाएं और फिर आप अपनी रेकी शुरू करें। तो डिपेंड करता है कि अगर आप रोज ही कर रहे हैं तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, कई बार चोकूरे से भी काम चलेगा। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं कि कमरे की सफाई करनी है, तो कम से कम महीने में एक बार जो है वो फिनाइल वाला पोछा लग जाए, या 15 दिन में एक बार फिनाइल वाला पोछा लग जाए, बाकी दिन ना भी लगे तो चलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास 5-6 लोग आ गए हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो सकता है आपके रूम में हो गई है, तो इसको क्लियर अप करने की ज्यादा जरूरत है। तब आप लॉन्ग प्रोसीजर अपनाएं, यानी चोकूरे, फिर सेहकी, फिर चोकूरे। अदरवाइज सिर्फ चोकूरे कह के रूम को एनर्जाइज करके या रूम को पॉजिटिविटी उसके अंदर लाके फिर आप अपना रेकी रूटीन फॉलो करें। तो आपने देखा कि कृष्णमूर्ति जी जो कहते थे, फिर कृष्णमूर्ति की जो वेल नोन फॉलोअर्स हैं वो क्या कहते थे, फिर खुल्लर साहब क्या कहते हैं, फिर भास्करन साहब क्या कहते हैं, यानी कसपल के अंदर लोगों ने इसको कैसे लिया। ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये 4 तरह के लोग, अगर 4 तरह की अपने स्टाइल है इनका, ये अपने स्टाइल लगाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, ये बताने की मैंने आपको चेष्टा करी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करते हैं दूसरे घर की बात ही कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि किसी के पास दौलत कितनी होगी। तो ये देखा जाता है ऐसे कि दूसरे घर के सब लॉर्ड को पकड़ा और देखा कि ये किसके स्टार में है और किसके सब में है। अगर अब दूसरा घर जो है ये अर्थ का घर है, और अर्थ के कौन कौन से घर होते हैं, 2, 6, 10। तो ये 2, 6, 10 तो इसके लिए फेवरेबल है। और इससे पहले वाला कौन सा त्रिकोण होता है, 1, 5, 9, ये इसके लिए फेवरेबल नहीं होंगे। इसके अलावा असेंडेंट से 8 और 12 अच्छी बात नहीं होती, इसलिए ये भी एडवर्स होंगे। इसके अलावा 3, 7, 11 ये इससे अगला त्रिकोण है, तो ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इसमें असेंडेंट से ये 11वां घर है, इसलिए ये घर फेवरेबल रहेगा। आप देख लीजिए कि जो स्टार है वो बैठा कहाँ है, सपोज 5 में बैठा है, और कौन कौन से घर का मालिक है, सपोज 6 और 10, और सब के अंदर क्या दिखा रहा है वो 6, 10 और 11। तो ये तो प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, ये व्यक्ति के पास काफी ज्यादा धन संपत्ति होने होगी, इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन अगर ये 8 हो जाए, 5, 8, 10 और यहां पे हो जाए 9, 10, 5, तो अब ये इसके पास पैसा संपत्ति ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह से कुल मिला के आपको आंकलन करना है। पर क्वेश्चन ये आता है कि पैसा आएगा कहां से। तो ये तो हुआ पैसा कितना होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, होगा भी कि नहीं होगा। अब आता है कि पैसा अगर होगा तो पैसा कहां से होगा, व्हाट विल बी दी सोर्स। सोर्स क्या होगा,
तो ये देखना है कि ये जो सेकंड सब लॉर्ड था, दूसरे घर का जो स्वामी है, सेकंड सब लॉर्ड जो है, जो सेकंड सब लॉर्ड है, इस प्लेनेट के स्टार और सब के अंदर कौन से प्लेनेट बैठे हैं और वो कौन से घर के मालिक हैं। दोबारा देखते हैं। सेकंड सब लॉर्ड एक प्लेनेट मान लीजिए जुपिटर, तो जुपिटर के स्टार और सब के अंदर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। तो आप प्लैनेट्स की मैट्रिक्स में जाएंगे और वहां देखेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जुपिटर के यहाँ तो स्टार में हैं या जुपिटर के सब में है। तो हमारे को मिल गया, सपोज करते हैं वीनस, कि जी वीनस जुपिटर के स्टार में और सब दोनों के अंदर ही है। तो देखेंगे कि वीनस एक्स यानी कौन से कस्प का घर का सब लॉर्ड है या मालिक है। जोन से घर का वीनस मालिक होगा उस घर से 2 नंबर मिलेगा। सपोज करते हैं वीनस फिफ्थ सब लॉर्ड है, वीनस इज इन द स्टार एंड सब ऑफ सेकंड सब लॉर्ड जुपिटर। इसका मतलब पैसा 5 नंबर से मिलेगा। अब 5 नंबर से पैसे का क्या मतलब है? 5 नंबर मंत्रों का होता है। लेकिन अगर तो ये भी जुपिटर होता तो ये मंत्र से पैसा दिलाता, मंत्र जाप वगैरह करने से या मंत्र पे रिसर्च करने से पैसा दिलाता। अगर ये यहाँ पे ये प्लेनेट जो है ये राहु होता तो ये स्पेकुलेशन से पैसा दिलवा देता। अगर ये मंगल होता तो 5वां घर स्पोर्ट्स का भी है, स्पोर्ट्स से पैसा दिला देता। अगर यहाँ मरकरी होता तो मरकरी एंटरटेनमेंट से पैसा दिला देता, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के पैसा दिला देता। अगर ये वीनस है तो एक्टिंग से पैसा दिला देगा। तो इस तरह से जो दूसरे घर के सब लॉर्ड के स्टार और सब के अंदर जो प्लेनेट होगा वो कौन से कस्प का मालिक है वो पैसा देगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो वीनस है जो जुपिटर के स्टार और सब में है, ये 5 नहीं 8 का सब लॉर्ड है, तो पैसा कहां से मिलेगा? पैसा मिलेगा 8 नंबर से। 8 नंबर से कौन सा पैसा मिलता है? 8 नंबर से मिलता है LIC का पैसा, 8 नंबर से मिलता है गड़ा हुआ धन यानी कि हिडन मनी, 8 नंबर से मिलता है विल का पैसा। तो इस तरह का पैसा इस व्यक्ति को मिलेगा। तो सोर्स ऑफ मनी हमने देखा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे आप। 7वां घर है शादी का। जी मेरी शादी कैसी रहेगी? भैया देखिए कि किसके साथ जुड़ा है। 2 7 11 के साथ जुड़ता है तो हम कहते हैं भी शादी अच्छी रहेगी। लेकिन मेरी बीवी कहाँ से आएगी ये देखना है। तो ये देखना है कि जो 7 सब लॉर्ड है इसके स्टार और सब के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। तो 7 सब लॉर्ड अगर जुपिटर है, ग्रह इसके अंदर वीनस शुक्र बैठा है। शुक्र कौन सा मालिक है? 5वें का, तो लव मैरिज दे देगा। लेकिन अगर 5वें का नहीं है और अगर 4थे का है तो सेम गांव से शादी दे देगा। अगर 3रे का है तो आसपास से, जहां ये बंदा रहता है इसके आसपास से इसकी शादी होगी, लड़की या लड़का। अगर 6 नंबर का मालिक है तो जहां हम काम करते हैं वहां पे वो लड़का या लड़की भी कार्यरत होगी जिसके साथ इसकी शादी होगी। इस तरह से ये देखना है कि कौन से कस्प इसके साथ लिंक कर रहे हैं और ये कौन से कस्प को आगे दर्शा रहा है। इन दोनों का मतलब भिन्न है। जैसे अगर दूसरा घर 4थे घर को दर्शाए तो इसका मतलब जो आपका पैसा है वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा, यानी पैसा विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि 4था घर दूसरे घर से तीसरा है। बिग चेंज, नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, है ना। लेकिन अगर 4था घर 4th सब लॉर्ड लिंक करता है 2nd हाउस से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये है पैसा
पैसा कहाँ से मिल रहा है? प्रॉपर्टी से, यानी प्रॉपर्टी सेल होगी या कुछ होगी तो प्रॉपर्टी से, या रेंट पे जाएगी तो प्रॉपर्टी से पैसा मिलेगा। और फिर केवल ये नहीं देखना होता 2 दे रहा है, इसके साथ और भी तो घर दे रहा होगा, वो भी देखने बड़े जरूरी होते हैं। अगर 2, 8, 12 दे रहा है तो पैसा जाएगा, पैसा तो नहीं लॉस हो रहा है, लेकिन अगर 2, 11, 7 दे रहा है तो फिर पैसा मिल रहा है। 2, 10, 11 दे रहा है तो भी पैसा मिल रहा है। 2, 8, 12 देगा तो पैसा मिलेगा नहीं, ये तो पैसा डूबने का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली प्लेनेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सैटर्न या मरकरी है तो पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, लेकिन अगर वीनस और जुपिटर है तो पैसा एक ही बार में काफी बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो इसको जानने की कला, टोटल देखिए 4 कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं कि कोई सब लॉर्ड लिया, ये किसी के तो स्टार में होगा, किसी के सब में होगा। अगर ये अच्छे जिस घर की बात कर रहे हैं उसका स्टार लॉर्ड उससे अच्छे घरों का बैम हो और सब लॉर्ड भी गुड हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया बात है। और अगर ये बुरे घरों के साथ लिंक करते हैं दोनों तो आप कहेंगे कि ये बहुत बुरी बात है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर स्टार लॉर्ड अच्छे घरों से लिंक बनाता है और सब लॉर्ड बुरे घरों से, या स्टार लॉर्ड बुरे घरों से लिंक बनाता है और सब लॉर्ड अच्छे घरों से लिंक बनाता है। ये सिचुएशन के अंदर हम कहेंगे खुशी में गमी या गमी में खुशी। दिख रहा है गम हो जाएगी खुशी, यहाँ दिख रहा है सुख और मिल जाएगा दुख, इस तरह की सिचुएशन होगी। और ज्योतिषी की जो कला है वो इसी सिचुएशन को पहचानने की है। जो आगे हम एडवांस पढ़ते हैं उसके अंदर यही देखते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो कैसे पढ़ें। अगर यहां तक की सिचुएशन होगी तो आप बड़े आराम से इसको बताने में सक्षम हैं। अगर यहां की सिचुएशन हो तो उसके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती, ग्रेज में चलती है। कुछ चीजें अच्छी हो रही होती हैं, कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं हो रही होती। तो मुझे याद आता है एक बारी किसी ने गालिब से पूछा आप कैसे हैं, तो गालिब ने जवाब दिया भाई जिंदगी में बहुत गम है, गम में बहुत दर्द है, दर्द में बहुत मजा है और मजे में हम हैं। तो खुशी और गमी जो है वो इकट्ठे चलती है और ये तरीका है हमारा भविष्य को पढ़ने का, या विधि का विधान क्या कहता है एक जातक के लिए उसको पढ़ने का, चाहे घर कोई भी क्यों ना पढ़ना हो। लेकिन समस्या यह है कि ज्योतिष बहुत गहरे में जीवन पे एक तीखा कटाक्ष है, क्योंकि जब आप विधि का विधान पढ़ना जान जाते हैं तब आप वो सीक्रेट प्रोग्रामिंग जान जाते हैं जिसपे लोगों का भविष्य आधारित है। तब आप जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस जातक का इस पृथ्वी पे अवतरण लेने के लिए उसको पढ़ना जान जाते हैं। और जब ये जान जाते हैं तो फिर कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं कि यार ये जीवन का मतलब क्या रह जाता है। मैं तो कहता ही हूं कि कुदरत के कौतूहल को ज्योतिष ने उजागर कर डाला, कुदरत के कौतूहल को ज्योतिष ने उजागर कर डाला, जंजाल को सुलझाकर ज्योतिषी को सुलगा डाला, जंजाल को सुलझाकर ज्योतिषी को सुलगा डाला। अब ना तारे तारे रहे और ना ही हमारे हमारे रहे, सांसें अभी भी बची पर वक्त थम सा गया, अब जीने का मकसद बदल सा गया। जब ज्योतिष की हमें गहन जानकारी हो जाती है, जब हम विधि का विधान पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं, तब हमारे को ये जो सीक्रेट प्रोग्रामिंग है जातकों की हमारे को पता लग जाती है। और कैसे आदमी वक्त के हाथ और विधान के हाथ एक कठपुतली है ये पता लगता है, और तब जीवन के मायने बदल जाते हैं। धन्यवाद।